नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे लेटेस्ट सी बुक की चैप्टर 3 के प्रॉब्लम्स की फ्रॉम सेक्शन सी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन सी की प्रॉब्लम ए। इस प्रॉब्लम में हमें यूज़र से किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस लेना है और हमको ये बताना है कि यूज़र का प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। फॉर्मूला इसका सिंपल है। अगर यूज़र ने ज़्यादा दाम पर बेचा यानी कि उसका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो इसका मतलब यूज़र का प्रॉफिट है, अदरवाइज यूज़र का लॉस है। चलिए इसको प्रोग्रामिंग करते हैं। मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, SP एंड CP फॉर सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। स्कैनएफ के यूज़ के द्वारा मैंने उनको यूज़र से इनपुट लिया। सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस मैंने माइनस किया और अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करने के बाद ये नंबर 0 से बड़ा आता है, इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस वाज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, इट मीन्स दैट यूजर हैज बुक्ड अ प्रॉफिट। अदरवाइज इफ सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस देन यूजर हैज बुक्ड अ लॉस। सो वी विल ट्राई टू एग्जीक्यूट इट। सपोज इट्स कॉस्ट प्राइस इज 40 एंड इट्स सेलिंग प्राइस इज 60, so user must have made a profit of ₹20, and this is what is the outcome. Suppose the cost price is 40 and the selling price is 20. In that case, user would have booked a loss of ₹20. We'll move to second problem. So this is problem B from the same chapter 3 of section C. इस प्रॉब्लम में हमें यूज़र से एक इनपुट लेना है और हमको बताना है कि जो नंबर यूज़र ने इनपुट किया है वो ऑड है या इवन है। प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोग्राम है। इसमें हमें मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करना है। जब मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हमें रिमाइंडर देता है, तो इसमें मॉडुलस ऑपरेटर 2 करेंगे उस नंबर का। इसका मतलब हमने इसे 2 से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा। अगर रिमाइंडर 0 है इट मीन्स दैट वाज एन इवन नंबर, अदरवाइज इट इज़ एन ऑड नंबर। सो लेट अस लुक एट द प्रोग्राम। So we have declared a variable number. In this variable we will take input from the user using scanf. Now we will use modulus operator. We will do number modulus operator 2, and if the remainder is 0 then number is even, otherwise it is odd. Let us try to execute this. Suppose the number entered is 11, so this is a odd number which is correct, and if the number entered is 4, this must be an even number. We are getting the right output. Let's move to the third problem, that is problem C. We will take an input from the keyboard and we will determine that whether this is a leap year or not. तो ये प्रॉब्लम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि लीप ईयर का फॉर्मूला क्या होता है। अधिकतर हम लोग समझते हैं कि कोई भी नंबर अगर 4 से डिवाइड हो जाता है तो वो साल लीप ईयर होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये कंप्लीट फॉर्मूला नहीं है। अगर द कंप्लीट फॉर्मूला ये है कि अगर कोई भी नंबर 4 से डिवाइड होता है तो उसके बाद 2 कंडीशंस और आती हैं। तो ये तो क्लियर है कि अगर कोई भी नंबर, अगर जो ईयर है वो 4 से डिवाइड नहीं होता है देन दैट इज़ नॉट अ लीप ईयर, दैट इज़ फॉर श्योर। बट अगर वो 4 से डिवाइड होता है तो उसके बाद हमें कुछ और कंडीशन चेक करनी पड़ेंगी ये जानने के लिए कि वो लीप ईयर है या नहीं। वो कंडीशंस ये हैं कि अगर वो नंबर 4 से डिवाइड होता है उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या वो नंबर 100 से भी डिवाइड होता है। अगर वो नंबर 100 से भी डिवाइड होता है तो लीप ईयर होने के लिए उस नंबर को 400 से भी डिवाइड होना ज़रूरी है। अगर वो नंबर 100 से डिवाइड होता है और 400 से डिवाइड नहीं होता तो इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। तो चलिए इसको फटाफट कोड करते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर किया हमने ईयर, यूज़र से इनपुट लिया यूजिंग स्कैनफ और ईयर नाम की वेरिएबल ने सेव कर लिया। उसके बाद सबसे पहले हमने चेक किया कि ये ईयर 4 से डिविजिबल है नहीं है यूजिंग मॉडुलस ऑपरेटर। मॉडुलस ऑफ 4 किया, अगर ये 4 से डिविजिबल है तो हमारा आउटपुट आएगा 0, तो हमने इसे 0 के साथ मैच किया। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो हम आगे की कंडीशन चेक करेंगे, अदरवाइज हमने सिंपली एल्स स्टेटमेंट लिख दिया कि इट इज़ नॉट अ लीप ईयर, बिकॉज अगर वो ईयर 4 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीप ईयर नहीं है। सो पहली कंडीशन हमने चेक करी कि इफ़ अ नंबर इज़ नॉट डिविजिबल बाई 4 देन इट इज़ नॉट अ लीप ईयर। नाउ वी विल कम टू द इफ पार्ट एंड चेक दैट what if it is divisible by 4. Now if the number is divisible by 4 we will check that क्या ये नंबर
100 से भी डिविजिबल है. इफ दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 100, दिस मीन्स दैट दिस इज अ लीप ईयर. फॉर एग्जाम्पल 2004, this number is divisible by 4 but it is not divisible by 100, so this is a leap year. Now what if the number is divisible by 100? If the number is divisible by 100, then it should also be divisible by 400 to be a leap year. So यहाँ पे हमने नई कंडीशन चेक करी इस वाली कंडीशन के अंदर. So यहाँ पे हमने इन ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया इन सारे स्टेटमेंट्स को इस वाले इफ़ के अंदर ग्रुप करने के लिए. तो दूसरी कंडीशन हमारी लास्ट कंडीशन आई इस कंडीशन के अंदर कि इफ़ ईयर इज़ डिविजिबल बाई 100, देन वी विल चेक दैट ईयर शुड ऑल्सो बी डिविजिबल बाई 400. इफ इट इज़ डिविजिबल बाई 400, देन वी विल राइट दैट इट इज़ अ लीप ईयर. अदरवाइज इन एल्स वी विल राइट दैट इट इज़ नॉट अ लीप ईयर. चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं. लेट अस ट्राई विद 2000. We will see that it was an leap year. Similarly, if we try for 2004, we will see that it was again a leap year. But if we will try for 2005, then we will see that it is not a leap year. Let us move on to the next problem, which is problem D. Now इस प्रॉब्लम में हमें ये बताया है कि ये डेट 1 जनवरी 01 वॉज मंडे और अब यूज़र एक ईयर एंटर करेगा और हमको ये बताना है कि उस ईयर की 1 जनवरी कौन सी डेट, कौन सा डे है. तो चलिए इसके कोड को देखते हैं. तो बेसिकली इस प्रॉब्लम में हमें ये कैलकुलेट करना है कि जो यूज़र ने करंट ईयर इनपुट किया है हमारे स्टार्टिंग डेट से इस ईयर तक कितने डेज हो चुके हैं. सो हमारा स्टार्टिंग ईयर जो उन्होंने दिया है प्रॉब्लम में वो है 01. 01 इज़ द स्टार्टिंग ईयर, दिस वन. और हमें बता रखा है कि ये मंडे है. अब सपोज यूज़र ने एंटर किया 02, तो यानी कि कितने दिन बीत चुके हैं 365. 2 - 1 × 365. सपोज यूज़र ने एंटर किया 05, तो हमारे कितने दिन बीत चुके हैं, हमारे 4 साल बीते हैं. 05 - 01 दैट इज़ 4 ईयर × 365 डेज. तो हमारे टोटल इतने डेज बीते हैं. प्लस साथ में हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि इसके बीच में लीप ईयर कितने आए. हर एक लीप ईयर में एक दिन हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ेगा. तो चलिए इसको प्रोग्राम को देखते हैं. मैंने वेरिएबल्स अपने डिक्लेयर किए. ये लीप डेज काउंट करेंगे कि हमारे कितने लीप ईयर्स पड़े हैं. फर्स्ट डे हमें बताएगा कि करंटली इस ईयर में 1 जनवरी कौन सा डे है. उसके बाद ईयर में हम यूज़र से इनपुट लेंगे ईयर, और एक लॉन्ग इंटीजर टाइप का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किए हैं 2, नॉर्मल डेज और टोटल डेज. सबसे पहले हम यूज़र से इनपुट लेंगे ईयर और उसको ईयर नाम के वेरिएबल में सेव कर लेंगे. अब हम निकालेंगे नॉर्मल डेज. तो नॉर्मल डेज मैंने आपको बताया कि जो यूज़र ने ईयर इनपुट किया है -1 × 365 विल गिव अस द नॉर्मल डेज इन नॉर्मल ईयर्स. नॉर्मल डेज इन द सेंस कि नॉट द लीप ईयर्स. सो सपोज यूज़र हैज़ एंटर 03, then 03 - 01 that is 2 years have passed. So 2 years × 365 will be the number of days after 1 January 01. अब हमको निकालना है कि कितने लीप डेज आए हैं इन ईयर्स में. सो लीप ईयर निकालने का हमने फॉर्मूला पिछले ही वीडियो में देखा था. तो जितने भी ईयर्स पास हुए हैं यानी कि ईयर्स -1 इतने ईयर्स पास हुए हैं इनको हमने 4 से डिवाइड किया, बिकॉज हर 4 साल में एक लीप ईयर पड़ेगा. तो इतने हमारे लीप ईयर आ गए. प्लस ये वाली कंडीशन कि अगर वो 100 से डिवाइड होता है और 400 से नहीं होता है तो वो लीप ईयर नहीं है. तो उसको अकाउंट करने के लिए हमने ये वाली कंडीशन इसमें जोड़ी. तो हमारे लीप डेज निकल के आ गए. अब टोटल डेज कितने हैं, जो भी हमारे लीप डेज हैं और प्लस नॉर्मल डेज तो हैं ही. नाउ जब हमारे पास टोटल डेज निकल के आ गए, टोटल डेज मतलब 01 ईयर से लेकर अब तक का जो यूज़र ने ईयर इनपुट किया है कितने डेज पास हुए हैं वो हमारे पास निकल के आ गए. और हमको ये पता है कि हमारा जो 1 जनवरी था 01 ईयर में वो एक मंडे था.
तो अब सिंपली हम मॉडुलस ऑपरेटर का यूज़ करेंगे और मॉडुलस 7 करके हमें बता देंगे कितने वीक्स पास हुए हैं। तो अगर मॉडुलस 7 करके हमारा आउटपुट 0 आया, यानी कि मंडे टू मंडे वीक्स जो है पास हुए हैं और ये 0th डे है आफ्टर मंडे, विच मीन्स दैट द करेंट 1st January विल बी मंडे। इफ द रिमाइंडर इज 1, देन only 1 day is remaining, then it would be Tuesday. Similarly, if the remainder is 2, it will be Wednesday, and so on and so forth. So we'll try to execute it now, and it is saying that 2005 1st January is on Saturday. Let us move to the next problem. इस प्रॉब्लम में यूज़र से हमें एक इनपुट लेना है, उस नंबर को रिवर्स करना है और फिर ये बताना है कि जो रिवर्स नंबर है वो क्या हमारे ओरिजिनल नंबर के इक्वल है। इसके प्रोग्राम को देखते हैं। तो आपको याद होगा हमने चैप्टर 2 में प्रॉब्लम बी रिवर्स अ नंबर की थी, तो सेम लॉजिक यहाँ पे यूज़ होगा। इस लॉजिक को समझने के लिए आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, मैं उसका लिंक ऊपर दे रहा हूँ। तो इस प्रॉब्लम में हम बात करेंगे रिवर्स नंबर के आगे की। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया नम, और उस नम में हमने यूज़र से इनपुट ले लिया। एक और वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया था एक्स, और उस एक्स में फाइनली रिवर्स नंबर आ गया। इतना हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 2 की प्रॉब्लम बी में। नाउ व्हाट इज़ न्यू इन दिस प्रॉब्लम is just that we need to check that whether the reverse number is equal to the original number. So we will use the equal operator and check that if this is equal to this, the original number, then we will type that actual number is equal to the reverse number. So let us try it quickly. We will give 1 2 3 4 5. So we can see we have given input as 1 2 3 4 5 and the number has been reversed as 5 4 3 2 1. But this part has not been printed because x is not is equal to num. Now we will try to give another number for which reverse is equal to the original number, and we will see that okay, the reverse number is this and reverse number is equal to the original number, so this condition becomes true, and when this condition becomes true, this statement is printed only then. So in this case this statement is printed. Let us move on to the next problem. This is problem F. So in this problem we are given the age of 3 boys, Ram, Shyam and Ajay, and we need to determine that who is the youngest here. So let us quickly look at its program. Here I have declared 3 variables Ram, Sam and Ajay for storing the age of Ram, Shyam and Ajay. Now we will make use of if else statement. So in if we write that if Ram's age is less than Sam and Ram's age is also less than Ajay, this means Ram is the youngest because Ram Sam से भी छोटा है और अजय से भी छोटा है. So we will print that Ram is youngest. Otherwise, else if we will make use of else if here. In else if we have written the next condition that अगर श्याम राम से छोटा है और श्याम अजय से भी छोटा है, this means that श्याम is youngest. और अगर ये दोनों कंडीशन हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई, मीन्स राम भी सबसे छोटा नहीं है, श्याम भी सबसे छोटा नहीं है, तो ऑब्वियसली इस केस में अजय ही सबसे छोटा है. सो इन दिस केस वी विल जस्ट राइट एल्स एंड प्रिंट दैट अजय इज यंगेस्ट अमंग ऑल. लेट अस ट्राई टू एग्जीक्यूट दिस. So suppose Ram is of age 2, Shyam is of age 5 and Ajay is of 7. If we execute it, we will see that it prints Ram is the youngest. Now let us make Ram of age 12, Shyam of age 5 and Ajay of age 7. So in this case we should get output that Shyam is youngest and we are getting the expected. तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर की नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ. धन्यवाद.